कोर्ट रूम में सन्नाटा था। कटघरे में एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक जिद थी। फिर उसने जो कहा, जिसने पूरे कोर्ट रूम को हिलाकर रख दिया, मुझे मेरा पति वापस चाहिए। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों की हैरानी का ठिकाना न रहा। वकील एक दूसरे को कोहनी मारकर इशारा कर रहे थे, और जो लोग किसी और केस के लिए वहां मौजूद थे, वे भी मुड़ मुड़कर उस औरत को देखने लगे। यह औरत पागल हो गई है क्या? एक वकील फुसफुसाकर बोला। तो दूसरे ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, अरे अदालत न हो गई, कोई किराने की दुकान हो गई। पति कोई सामान है क्या? जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा लेने आ गए। लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे। तभी जज साहब ने अपनी गहरी आवाज में कहा, शांति, कोर्ट में किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार है। वो 28 साल की सोनल थी, एक स्कूल की हेडमिस्ट्रेस। उसके वकील ने खड़े होकर अर्जी पेश की, माय लॉर्ड, मेरी मुवक्किल सोनल जी अपने पूर्व पति प्रदीप के साथ अपने तलाक के फैसले को रद्द करवाना चाहती हैं। उन्हें उनका पति वापस चाहिए। जज साहब ने अपनी फाइल पलटते हुए कहा, यह एक अनोखा मामला है। 5 महीने पहले जस्टिस मिस्टर वर्मा के सामने अदालत में ही आपसी सहमति से सोनल और प्रदीप का तलाक मंजूर हुआ था, और आज 5 महीने बाद सोनल जी वापस यहां खड़ी है। लेकिन सोनल जी, इस बार आपकी मांग कानून की किताब से परे है। यह काम आप खुद क्यों नहीं कर लेती? मेरा मतलब है, आप खुद जाकर अपने पूर्व पति से बात क्यों नहीं करती? यदि आपको अपना पति वापस चाहिए, तो इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। अगर उनके घर जाने में परेशानी है, तो आप उन्हें फोन कर सकती थीं। अदालत का रास्ता क्यों चुना? सोनल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज कांप रही थी। जज साहब, मैंने उन्हें फोन किया था। एक बार नहीं, कई बार, लेकिन उन्होंने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। मैंने 50 से ज्यादा बार कोशिश की, पर हर बार। तभी वहां मौजूद अन्य वकील ने दखल देते हुए कहा, फिर तो साफ है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते। वे आगे बढ़ गए हैं। आपको भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मिस्टर शर्मा, जज साहब ने सख्ती से टोका, मैं यहां हूं पूछने के लिए। मुझे अपना काम करने दीजिए। फिर जज साहब सोनल की तरफ मुड़े। यदि उन्होंने फोन नहीं उठाया तो आप उनके घर जा सकती थीं। सोनल की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, जी जज साहब, मैं गई थी फरीदाबाद, उनके घर। जज साहब, मैं पिछले महीने एक दिन सुबह सुबह उनके घर पहुंची थी, दिल में 1000 उम्मीदें लेकर। मैंने सोचा प्रदीप मुझसे नाराज होंगे, लेकिन मुझे देखकर शायद उनका दिल पिघल जाए, शायद हम बैठकर बात कर सकें और सब कुछ ठीक हो जाए। बस यही सोचकर मैं सुबह सुबह वहां पहुंच गई। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। सोनल की आवाज भर्रा गई। जज साहब, दरवाजा उनकी मां ने खोला। मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, नमस्ते मम्मी जी। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजनबी हूं, या शायद कोई दुश्मन। उन्होंने दरवाजे पर ही रास्ता रोककर बिना अंदर बुलाए बहुत ही कड़वी आवाज में कहा, क्यों आई हो यहां? किस हक से आई हो? तुम्हारा और मेरे बेटे का अब कोई रिश्ता नहीं रहा, जाओ यहां से। सोनल की आवाज में अब अपमान का दर्द घुल गया था। जज साहब, मैं गिड़गिड़ाने लगी। मैंने कहा, मम्मी जी प्लीज, मैं आपसे भीख मांगती हूं। बस एक बार प्रदीप से मिलने दीजिए। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। पर वो और ज्यादा चिल्लाने लगीं। प्रदीप नहीं मिलना चाहता तुमसे? उनकी आवाज इतनी तेज थी कि आस पड़ोस के दरवाजे खुलने लगे। उसने साफ साफ कह दिया है कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुमने ही तो छोड़ा था उसे अपनी मर्जी से। अब क्या चाहिए तुम्हें? फिर उन्होंने मुझे वो बातें कहीं जो मैं यहां बयान भी नहीं कर सकती। जज साहब बोली, बड़ी आई हेडमिस्ट्रेस बनकर। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपनी नौकरी का, अपनी कमाई का। अब जाओ, अपनी नौकरी के साथ ही खुश रहो। मेरे बेटे को अब परेशान मत करो। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, बहुत आगे बढ़ चुका है। जज साहब, आसपास के लोग अपने दरवाजों और खिड़कियों से झांक रहे थे। कुछ औरतें कानाफूसी कर रही थीं, कुछ दबी जुबान में हंस रही थीं। मेरी इज्जत का, मेरे आत्मसम्मान का तमाशा बन गया था। मैं अपमान का घूंट पीकर बिना एक शब्द कहे वहां से वापस आ गई। कहते हुए सोनल फूट फूट कर रोने लगी। जज साहब, मुझे अब यह भी नहीं पता कि वो कहां रहते हैं, किस हाल में हैं। मैंने हर रास्ता आजमा लिया, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहती। सिर्फ एक बार, बस एक बार मैं उनसे बात करना चाहती हूं। अगर वो मेरी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। यह बात मैं उनके मुंह से सुनना चाहती हूं। बस एक बार मेरी उनसे मुलाकात करवा दीजिए जज साहब। मैं उनके बिना नहीं रह सकती।
कोर्टरूम में गहरा सन्नाटा था। जज साहब की आंखें भी नम हो गई थीं। उन्होंने अपने क्लर्क को एक इशारा किया। फिर जज साहब ने कहा, ठीक है सोनल जी, यदि आप चाहती हैं तो हमारे कोर्ट के कर्मचारी मिस्टर प्रदीप को फोन करके उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप मिस्टर प्रदीप का नंबर दे दीजिए। सोनल ने कांपते हाथों से एक कागज पर नंबर लिखा और क्लर्क को दे दिया। आधे घंटे के ब्रेक के बाद जज साहब ने फिर से सुनवाई शुरू की। जज साहब ने सोनल की आंखों में देखते हुए पूछा, अगर तुम उसके बिना रह ही नहीं सकती थी तो तुमने उसे छोड़ा ही क्यों था? यह सवाल एक बम की तरह फटा। यही तो असली सवाल था, वो बात जो सबको जाननी थी। सवाल सुनते ही सोनल के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और उन आंसुओं के साथ बहने लगी एक कहानी, प्यार, उम्मीदों, गलतफहमियों और पछतावे की कहानी। सोनल ने कहना शुरू किया, जज साहब, हमारा मिलना किसी फिल्मी कहानी जैसा था। एक रिश्तेदार की शादी में दोनों की नजरें मिली और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। प्रदीप एक आर्किटेक्ट थे जो इमारतों के नक्शे बनाते थे और मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। दोनों के सपने अलग थे, लेकिन मंजिल एक थी, एक छोटा सा घर जिसमें ढेर सारा प्यार हो। शादी के शुरुआती 2 साल तो जैसे पंख लगाकर उड़ गए। हम एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि दुनिया की कोई परवाह ही नहीं थी। प्रदीप घंटों बैठकर मुझे अपने सपनों के घर के डिजाइन दिखाते और मैं उन कागजी नक्शों में अपने भविष्य का हर कोना सजा लेती। सोनल की आंखों में अतीत की यादें तैर गईं। छोटी छोटी बातों में हम खुशियां ढूंढ लेते थे। बारिश में साथ भीगना, देर रात तक बातें करना, एक ही प्लेट से खाना खाना, एक दूसरे की अधूरी बातों को पूरा कर देना। हमारा प्यार इतना मुकम्मल लगता था कि डर सताता था कि कहीं नजर न लग जाए, और शायद नजर लग ही गई। सोनल की आवाज भारी हो गई। 2023 की शुरुआत थी जज साहब, जब देश में आर्थिक मंदी आई थी। बड़ी बड़ी कंपनियां डूबने लगीं। प्रदीप भी जिस कंपनी में काम करता था, वहां से एक दिन में 300 लोगों को निकाल दिया गया। बदकिस्मती से उनमें प्रदीप भी थे। उस शाम जब वो घर आए तो उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने बस इतना कहा, मेरी नौकरी चली गई। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप फिर से नौकरी ढूंढ लेंगे, मैं हूं ना। सोनल ने रुककर एक गहरी सांस ली। लेकिन जज साहब, कौन जानता था कि वो तो एक शुरुआत मात्र थी हमारी परेशानियों की। उस दिन के बाद से कुछ बदल गया। जो प्रदीप हमेशा मुस्कुराते रहते थे, अब चुप रहने लगे। वे उदासी में डूबे रहते थे। जो घंटों मुझसे बातें करते थे, अब 1-2 शब्दों में जवाब देकर खामोश हो जाते। अगले कुछ हफ्तों में वो रोज इंटरव्यू के लिए जाते। शाम को एक नई निराशा लेकर लौटते। इंटरव्यू कैसा गया? मैं उनसे पूछती। वो ना में सिर हिला देते और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते। फिर सोनल की आवाज कांप गई। एक दिन वो एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए थे। उन्हें बहुत उम्मीद थी। 8 साल का अनुभव था उनके पास। उन्हें यकीन था कि वो नौकरी तो उन्हें मिलकर रहेगी। लेकिन जब शाम को घर लौटे, उनका चेहरा देखने लायक नहीं था। मैंने पूछा, कैसा रहा? वो कुछ नहीं बोले, बस अपने कमरे में चले गए। रात को जब मैंने खाना दिया, तब उन्होंने बताया कि वो 3 घंटे वेटिंग में बैठे रहे, और जब इंटरव्यू हुआ तो देखा, इंटरव्यू लेने वाला लड़का उम्र में उनसे छोटा था। उसने प्रदीप का रिज्यूमे देखा और बिना कोई सवाल किए बोला, अगर आपकी पिछली कंपनी ने आपको निकाल दिया तो जरूर आपके काम में कोई कमी है, क्योंकि अच्छे कर्मचारियों को नहीं निकाला जाता। आपने उस कंपनी में 8 साल दिए, फिर भी उन्होंने आपको रखने लायक नहीं समझा। इसका मतलब साफ है कि आपके पास वो काबिलियत नहीं है। इसलिए हमें भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद जज साहब, प्रदीप टूट गए पूरी तरह से। वो दिन भर घर में बैठे रहते, कमरे में बंद। मैं उन्हें कहती कि आप कोशिश करेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं है, तब तक मैं घर संभाल रही हूं। लेकिन शायद मेरी बातें चुभने लगी थीं। जो बातें पहले प्यार भरी छेड़छाड़ लगती थीं, अब ताने लगने लगीं। उन्हें हमेशा लगता कि मैं उनकी नाकामी का मजाक उड़ा रही हूं। मैं घर के सारे बिल भरती, घर का राशन लाती, और फिर भी प्रदीप से कहती, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना। लेकिन यही बात प्रदीप को चुभती थी। मैं हूं ना, यह दिलासा नहीं, उनके आत्मसम्मान पर एक तमाचा था। एक शाम मैं बिजली का बिल भरकर लौटी और कहा, मैंने बिल भर दिया। प्रदीप का चेहरा तमतमा गया। क्यों, मैं मर गया हूं क्या? मैंने कहा, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो वो बोला, तुम्हारा मतलब यह है कि मैं कुछ नहीं कर सकता?
कि मैं एक नाकारा हूं जो अपनी पत्नी के पैसों पर पल रहा है। तुम चाहे कहो या न कहो, लेकिन तुम्हारी बातों से यह स्पष्ट है। उसके बाद प्रदीप उठकर बाहर चले गए। वो आधी रात को घर लौटे। उनके इस रवैये से कभी कभी मैं भी गुस्से में चिल्ला पड़ती थी कि मैं आपको हर तरह से सपोर्ट कर रही हूं, लेकिन आप मुझ पर ही अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। मैं भी उनसे थोड़ा नाराज रहने लगी। हमारे बीच के प्यार की जगह अब खामोशी ने ले ली थी। घर की दीवारें जो कभी हमारे हंसी ठहाकों से गूंजती थीं, अब एक बोझिल चुप्पी ओढ़े रहती थीं। इसी बीच मुझे अपने स्कूल में प्रमोशन मिल गया। मैं हेडमिस्ट्रेस बन गई। मैं ये खुशखबरी लेकर घर लौटी। अपने पति के साथ इतनी बड़ी खुशी को मैं साझा करना चाहती थी। मैं सेलिब्रेट करना चाहती थी। लेकिन हमारे रिश्ते के लिए यह बात एक और झटका साबित हुई। जब प्रमोशन की बात मैंने उन्हें बताई तो उन्होंने हैरानी से मुझे देखा और बिना कुछ कहे बस एक फीकी सी मुस्कान देकर अपने कमरे में चले गए। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा कि क्या मेरी खुशी में वो शामिल नहीं हो सकते थे? क्या वो अपनी पत्नी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते थे? फिर मैंने उन्हें नजरअंदाज करके खुद को अपने करियर में झोंक दिया। उसके बाद हमारे बीच एक खाई सी खुद गई। उनकी असुरक्षा और मेरी बढ़ती व्यस्तता ने इस खाई को और चौड़ा कर दिया। हम अब बात नहीं करते थे, बस खाना खा लो, लाइट बंद कर देना, मैं देर से आऊंगी, ऐसी बातें। हम एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दो अजनबियों की तरह जी रहे थे। फिर जब परिवार वालों को हमारे बीच की दूरियों के बारे में पता चला तो उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। प्रदीप के घर वाले अक्सर कहते, बहू ज्यादा पढ़ लिख गई है, नौकरी वाला घमंड है। मेरे घर वाले कहते, लड़के में कोई दम नहीं है, न काम का न काज का, ऊपर से हमारी बेटी को परेशान करता है। किसी ने यह नहीं कहा कि बैठकर बात करो, एक दूसरे को समझो। सोनल की आवाज में अब एक गहरा पछतावा था। और फिर वह दिन आ गया। हमारी शादी की सालगिरह थी। मैं सुबह से उम्मीद कर रही थी कि शायद आज प्रदीप कुछ कहेंगे, शायद आज सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं शाम को जल्दी घर आ गई, उनकी पसंदीदा खीर बनाई और उन्हें फोन किया। 10 बार, 15 बार, 20 बार, हर बार फोन बंद। मेरी सारी उम्मीदें टूट रही थीं। मैंने सोचा कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। मैं डर गई। मैंने उनके दोस्तों को फोन करना शुरू किया। किसी ने फोन नहीं उठाया। आधी रात के बाद करीब 12:30 दरवाजे पर लड़खड़ाते हुए कदमों की आवाज आई। मैं दौड़कर दरवाजा खोलने गई और जो मैंने देखा, जज साहब, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। प्रदीप नशे में पूरी तरह धुत थे। वो दरवाजे के सहारे खड़े थे। उनकी शर्ट के बटन खुले थे, बाल बिखरे हुए थे, शराब की तेज बदबू आ रही थी। वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मैं सन्न रह गई, बस वहीं खड़ी उन्हें देखती रही। मेरा दिल जो पूरे दिन उम्मीद से धड़क रहा था, एक पल में कांच की तरह टूटकर बिखर गया। मेरा सब्र जवाब दे गया। जज साहब, 3 महीने का दर्द, उनकी खामोशी, घर का अकेलापन और अब यह सब कुछ एक साथ फूट पड़ा। मैं चीखी, कहाँ थे आप? आपको याद भी है आज क्या है? हमारी शादी की सालगिरह। यह तोहफा दिया है आपने मुझे? तो प्रदीप ने लड़खड़ाती जबान में कहा, अरे हां, सालगिरह। तो क्या करूं? कहां से लाऊं तोहफा? कामकाजी तो तुम हो। मैं ठहरा निठल्ला। बड़ी खुश हो ना अपनी हेडमिस्ट्रेस वाली नौकरी से? तो जाओ, उसी को सेलिब्रेट करो, मुझे परेशान मत करो। मैं रोते रोते चिल्ला रही थी। मैंने यह सब आपके लिए किया, आपके लिए खीर बनाई, घर सजाया, आपकी पसंदीदा साड़ी पहनी, और आप शराब पीकर इस हालत में आए हैं। प्रदीप गुस्से में बोले, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा? मैं रोज नौकरी ढूंढ रहा हूं, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी नौकरी दिखती है। तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। और मुझसे रहा नहीं गया। मैं चीख पड़ी, मुझे आपकी परवाह नहीं? मैं 3 महीने से घर अकेले संभाल रही हूं, सारे खर्चे मैं उठा रही हूं, और आप मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं? इसी चीख पुकार के बीच प्रदीप ने कहा, तो क्या करूं? तुम्हारे पैरों में गिर जाऊं? पूजा करूं तुम्हारी? बेहतर है हम अलग हो जाएं। और मैंने गुस्से में कह दिया, हां, तलाक दे दो मुझे। सोनल रोते रोते बोल रही थी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक भयानक, डरावनी चुप्पी। हम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि हमने क्या कह दिया है। अगली सुबह हुई। प्रदीप का नशा उतर गया, लेकिन मेरा गुस्सा नहीं। मैंने उसके बाद प्रदीप से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। एक दिन मुझे स्कूल के लिए कुछ किताबें खरीदनी थीं। मैं कनॉट प्लेस गई और वहां एक कैफे के शीशे की खिड़की से मैंने प्रदीप को देखा। वो अकेले नहीं थे।
उनके सामने एक लड़की बैठी थी, करीब 25-26 साल की, स्टाइलिश कपड़ों में, और दोनों दोनों हंस हंसकर बातें कर रहे थे। उस लड़की ने अपना हाथ प्रदीप के हाथ पर रखा और प्रदीप ने हाथ नहीं हटाया। उस पल मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, यही वजह है कि सालगिरह वाले दिन भी उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। यही वजह है कि उन्होंने मुझसे अलग होने की बात की। उनकी जिंदगी में कोई और है। दिन जब मैं घर पहुंची तो मैं गुस्से से बौखलाई हुई थी। शाम को जब प्रदीप घर आए तो मैं उनका इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुलते ही मैंने सीधा सवाल दाग दिया, कौन है वो लड़की? प्रदीप रुक गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। उन्होंने पूछा, किस लड़की की बात कर रही हो? मैं चीखी, वो जिसके साथ तुम कैफे में बैठे थे, कनॉट प्लेस में, जिसने तुम्हारे हाथ पर हाथ रखा था और तुम मुस्कुरा रहे थे। प्रदीप का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने पूछा, तुम वहां थी तो तुमने मुझ पर नजर रखी है? मैंने कहा, नजर नहीं रखी, संयोग से दिख गए। अब बताओ कौन थी वो? उन्होंने बहुत ठंडी आवाज में कहा, जब तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो मैं क्या सफाई दूं? मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरा घोंप दिया। मैंने कहा, मतलब तुम मान रहे हो कि कुछ गड़बड़ है? प्रदीप बोले, मैं कुछ नहीं मान रहा। तुमने मान लिया है ना, तो ठीक है। फिर मैंने गुस्से में कह दिया, अगर तुम सफाई नहीं दे सकते तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। प्रदीप ने कहा, हाँ, कोई मतलब नहीं। जब विश्वास ही नहीं तो रिश्ता किस बात का? और मैंने कह दिया, तो खत्म कर लेते हैं यह रिश्ता। प्रदीप ने कहा, ठीक है, खत्म ही करते हैं। अगली सुबह उठकर मैंने अपने कपड़े पैक किए। उन्होंने पूछा, क्या कर रही हो? मैंने अहंकार में आकर कहा, तुम ही ने तो कहा था खत्म करो, तो खत्म कर रही हूं। मुझे लगा वो मुझे मनाएंगे, लेकिन वो गुस्से से बोले, जाओ, अच्छा है, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। और मैं गुस्से में वो घर छोड़कर निकल गई। एक हफ्ते बाद मुझे उनके वकील का नोटिस मिला, तलाक के लिए। मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह सब सच है, लेकिन फिर मेरा अहंकार बोला, अगर उन्होंने नोटिस भेजा है तो मैं भी झुकने वाली नहीं हूं। तलाक के कागजों पर दस्तखत करते हुए हमारे दोनों के हाथ कांप रहे थे। हम दोनों की आंखें एक दूसरे को ढूंढ रही थीं, एक आखिरी उम्मीद के साथ कि शायद दूसरा रोक ले। लेकिन किसी ने नहीं रोका। मैंने गलतफहमी में, अपने शक में, अपने अहंकार में अपने प्यार को खो दिया। जज साहब, सोनल फूट फूट कर रो पड़ी। पूरा कोर्ट रूम उसके दर्द को महसूस कर रहा था। सोनल ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। तलाक के बाद मैं अपने मायके आ गई। शुरुआत में एक अजीब सी आजादी महसूस हुई। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई तनाव नहीं। मां से लेकर भाइयों और भाभियों तक हर कोई मेरा बड़े अच्छे से ख्याल रखता था। लेकिन यह सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला। धीरे धीरे मुझे अपनी भाभियों के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगा। मुझे एहसास होने लगा कि यह घर अब मेरे मायके से ज्यादा उनका ससुराल बन चुका है। और फिर वह दिन आया। सोनल की आवाज कांप गई। मैं अपने कमरे में थी और रसोई से आवाजें आ रही थीं। मैं दरवाजे के पास गई और मैंने अपनी दोनों भाभियों को बात करते सुना। एक भाभी कह रही थी, अरे, यह तो उम्र भर के लिए यहीं बैठ गई, तलाक ले लिया और अब हमारे सिर पर बोझ बनकर बैठ गई। दूसरी भाभी बोली, हाँ, भले ही कमाती हो, लेकिन घर का सारा काम तो हमें ही करना पड़ता है। क्या हम उम्र भर इसकी सेवा करते रहेंगे? पहली भाभी ने फिर कहा, अपने पति को संभाल नहीं सकी और अब यहां आकर रानी बनी बैठी है, कब तक सहेंगे हम? बताते हुए सोनल रोने लगी। जज साहब, उस दिन मैं कमरे में आकर फूट फूट कर रोई और उस दिन मुझे प्रदीप की याद आई। कभी वो दिन थे जब वो मेरी आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर मैं जरा सी भी परेशान होती तो वो मुझसे 1000 बार पूछते कि क्या हुआ। मुझे प्रदीप की वो छोटी छोटी बातें याद आने लगीं जिनमें उनका प्यार झलकता था। मुझे समझ आने लगा कि प्रदीप भी अपनी जगह पर गलत नहीं थे। उन पर कितना मेंटल प्रेशर था, सोशल प्रेशर था। अगर मैं उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करती, उनके मेंटल ब्रेकडाउन में उनके साथ खड़ी होती, तो आज हमारी यह हालत न होती। मैंने फैसला किया कि मैं भाई भाभियों के सिर पर बोझ नहीं बनूंगी। मैंने दिल्ली में एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। सोचा कि अब मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन जज साहब, वो खाली घर। सोनल की आवाज टूट गई। शाम को जब काम से थककर घर आती तो कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं होता। पहले प्रदीप हमेशा दरवाजे पर इंतजार करते थे, अब बस अंधेरा होता। रात को खाना बनाती तो सामने की कुर्सी खाली दिखती। सुबह उठकर चाय बनाती तो अकेले बैठकर चाय पीते हुए भी दिल में दर्द सा उठता।
हर चीज में उनकी कमी खलती। एक रात मैं बहुत बीमार पड़ गई। तेज बुखार था। मैं अकेली बिस्तर पर पड़ी रही। कोई नहीं था मेरा ख्याल रखने वाला। उस रात मुझे याद आया वो बारिश वाली शाम जब मैं पूरी तरह भीग कर घर लौटी थी। रात को तेज बुखार हुआ था। प्रदीप रात भर जागकर मेरी देखभाल करते रहे थे। लेकिन जज साहब, एक दिन मेरी जिंदगी में सच में भूचाल आया। तलाक के 1.5 महीने बाद जब मैं मॉल में शॉपिंग कर रही थी, अचानक मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वही लड़की, वही जिसे मैंने प्रदीप के साथ कैफे में देखा था। मेरा खून खौल गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे सीधे पूछा, आप और प्रदीप, आप दोनों में क्या चल रहा है? वो सकपका गई। बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, मैंने आपको उनके साथ कैफे में देखा था। बहुत खुश थे आप दोनों। आपने उनके हाथ पर हाथ रखा था। लेकिन यह सुनकर रिया की आंखें फैल गईं। वो बोली, ओह नो, आपको गलतफहमी हो गई। प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं सब समझाती हूं। हम पास के एक कैफे में बैठ गए। रिया ने मुझे सब बताया। वो बोली, सोनल, मैं और प्रदीप एक ही कंपनी में काम करते थे। 2 साल साथ काम किया। जब उनकी नौकरी चली गई तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अब एक दूसरी कंपनी में HR हूं। जब मुझे पता चला कि प्रदीप को नौकरी नहीं मिल रही तो मैंने उनकी मदद करने की सोची। मैंने उनके लिए इंटरव्यू अरेंज करवाए। अपनी कंपनी में भी कोशिश की। हम सिर्फ दोस्त हैं सोनल, बस दोस्त। मेरा सिर चकराने लगा। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, तो कैफे में आपने उनके हाथ को क्यों पकड़ा था? रिया हंसी और बोली, उस दिन मैंने उन्हें एक बड़ी कंपनी के इंटरव्यू की खुशखबरी दी थी। मैंने बस उन्हें हिम्मत देने के लिए हाथ रखा था। मैंने कहा था, डोंट वरी, यू विल गेट दिस जॉब। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली जेस्चर। सोनल की आवाज टूट गई। उस पल मुझे लगा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। दोस्त, सिर्फ दोस्त। और मैंने सोचा कि फिर रिया ने मुझे और बताया, जज साहब, उसने कहा, सोनल, प्रदीप आपको बहुत प्यार करते हैं। जब भी मैं उनसे मिलती वो बस आपकी ही बातें करते। कहते थे कि सोनल कितनी मेहनती है, कितनी अच्छी है। वो अपनी नौकरी छूट जाने से बहुत टूटे हुए थे। उन्हें लगता था कि वो आपके लायक नहीं रहे। उस दिन जब हम कैफे में बैठे थे तो मैं उन्हें समझा रही थी। मैंने कहा था कि वो आपसे बात करें, सब शेयर करें। लेकिन वो कहते थे कि सोनल पर बोझ नहीं बनाना चाहता। वो अपने पैरों पर खड़ा होकर आपको खुश करना चाहते थे। और फिर, जज साहब, रिया ने मुझे सबसे बड़ा सदमा दिया। उसने कहा, आपकी सालगिरह के दिन प्रदीप बहुत उदास थे। वो नशे में इसलिए थे क्योंकि उस दिन उन्हें एक और रिजेक्शन मिला था। एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था जिसमें वो फेल हो गए। वो बहुत टूट गए थे। मैंने उन्हें फोन करके हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन वो कहते रहे, मैं सोनल के सामने कैसे जाऊं? आज हमारी सालगिरह है और मैं खाली हाथ हूं। सोनल फूट फूट कर रोने लगी। जज साहब, उस रात वो इतने टूटे हुए थे कि शराब पी ली। और मैंने उन पर चिल्लाया। मैंने उन्हें ताने दिए। मैंने उन पर शक किया। और सबसे बड़ी बात, मैंने उनसे तलाक मांगा। और अब ये 5 महीने 5 सदियों की तरह थे। मुझे समझ आ गया कि मैंने सिर्फ प्रदीप को नहीं, अपनी जिंदगी को तलाक दे दिया था। इसी एहसास ने मुझे वापस उन्हें फोन करने पर मजबूर किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मैं उनके घर गई और आप जानते हैं वहां क्या हुआ। आखिरकार मैंने यह अदालत का दरवाजा खटखटाया। सोनल की कहानी सुनकर पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा था। कई लोगों की आंखें नम थीं। तभी क्लर्क ने आकर जज साहब के कान में कहा, मिस्टर प्रदीप आ चुके हैं। जज साहब ने सिर हिलाया और सब कुछ सामने होते हुए भी एक बेतुका सवाल पूछा, सोनल जी, आपको क्या लगता है आपके और प्रदीप के झगड़े की असल वजह क्या थी? सोनल ने आंसू पोंछे। हमारे अहंकार ने हमें अलग किया, जज साहब। हमारी नासमझी ने। हम यह भूल गए कि पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। हमने एक दूसरे को खींचने की कोशिश की, साथ चलने की नहीं। सोनल की आवाज में अब एक ठहराव था। हमारे रिश्ते का टूटना किसी एक दिन का नतीजा नहीं था। यह उन छोटी छोटी गलतियों का नतीजा था जो हम दोनों रोज कर रहे थे। जब प्रदीप की नौकरी गई तो सिर्फ उनकी नौकरी नहीं गई थी, उनका आत्मविश्वास चला गया था। उनका पुरुष होने का अहंकार टूट गया था। वो रोज इंटरव्यू में रिजेक्ट होते और घर आकर चुप हो जाते। उन्होंने कभी मुझे नहीं बताया कि उन पर क्या बीत रही है। उन्हें लगा कि अपनी पीड़ा बताकर वो मेरी नजर में कमजोर हो जाएंगे। सोनल ने रुककर कोर्टरूम में मौजूद लोगों को देखा और मैं उनकी खामोशी को उनका घमंड समझ बैठी।
मुझे लगा कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। मैं घर चला रही थी, पैसे कमा रही थी, तो मुझे लगा कि मैं सही हूं और वो गलत। जज साहब, यही हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी गलती थी। हमने बात करना बंद कर दिया। एक ही घर में रहते हुए प्रदीप के मन में क्या चल रहा है, मैंने यह जानने की कोशिश ही नहीं की। और जब बात नहीं होती, जज साहब, तो शक पैदा होता है। जब मैंने प्रदीप को रिया के साथ कैफे में देखा, तो मेरे दिमाग में यह आया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने अपनी कहानी खुद ही लिख ली, क्योंकि हमारे बीच विश्वास की वो डोर टूट चुकी थी। सोनल की आवाज भर्रा गई। होना यह चाहिए था कि जब प्रदीप मुश्किल में थे, तो मैं उनका सहारा बनती। मैं उनसे पूछती, आप परेशान क्यों हैं? घबराइए मत, मैं हर कदम पर आपके साथ खड़ी हूं। मुझसे बात कीजिए। मैं उन्हें सब्र देती, थोड़ा समय देती। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उन पर चिल्लाया, उन पर शक किया और अपने अहंकार को रिश्ते से ऊपर रखा। और जब हम दोनों के घरवाले बीच में आए, तो रिश्ते में सुधार के सारे रास्ते ही बंद हो गए। मेरे घरवालों ने मुझे सही ठहराया और प्रदीप के घरवालों ने उन्हें। लेकिन सच तो ये है जज साहब, सोनल ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, हमारे बीच का रिश्ता किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं टूटा। हमारा रिश्ता टूटा बातचीत की कमी, शक और अहंकार की वजह से। ये वो 3 गलतियां हैं जो अक्सर पति पत्नी कर बैठते हैं और अपना खूबसूरत रिश्ता तोड़ देते हैं। अगर मुझे दोबारा मौका मिला, तो मैं वादा करती हूं कि मैं ये गलतियां नहीं दोहराऊंगी। मैं पहले सुनूंगी, फिर बोलूंगी। मैं विश्वास करूंगी, शक नहीं। और मैं अपने प्यार को हमेशा अपने अहंकार से ऊपर रखूंगी। मुझे मेरा पति चाहिए, क्योंकि उनके बिना मेरी जिंदगी पूरी ही नहीं है। जिस समय सोनल यह सब बता रही थी, उस समय प्रदीप कोर्ट के दरवाजे पर खड़े थे। हुआ यह था कि जब क्लर्क ने प्रदीप को फोन लगाया, तो पता चला कि प्रदीप दिल्ली में ही था। कोर्ट के पास में ही किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम देख रहा था। अदालत के आदेश पर वो वहां से तुरंत निकल पड़ा था। सोनल की पीठ दरवाजे की तरफ थी। वो नहीं जानती थी कि प्रदीप वहीं है, उसकी हर बात सुन रहे हैं। प्रदीप की आंखें लाल थीं और गालों पर आंसुओं के निशान थे। जज साहब ने प्रदीप को देख लिया था। उन्होंने धीरे से इशारा किया कि अंदर आ जाओ। जब प्रदीप अंदर आने लगा, तो उसके कदमों की आहट सुनकर सोनल ने पीछे मुड़कर देखा। प्रदीप को सामने पाकर वो पत्थर की मूरत बन गई। उसकी सांस रुक गई। मिस्टर प्रदीप, जज साहब ने कहा, आपके तलाक को 5 महीने हो चुके हैं। क्या आपने इन 5 महीनों में अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई? दूसरा विवाह किया या करने के बारे में सोचा? प्रदीप ने सोनल की तरफ देखा, फिर नजरें नीची कर लीं। धीरे से ना में सिर हिलाया। कहाँ रहते हैं आजकल? दिल्ली में, अकेला। प्रदीप की आवाज भारी थी। खाना कहाँ से खाते हैं? प्रदीप ने एक लंबी सांस ली, फिर सोनल की तरफ देखते हुए कहा, बाहर रेस्टोरेंट से। अब पकाकर खिलाने के लिए पत्नी तो है नहीं। यह सुनते ही सोनल जोर से सिसक पड़ी। प्रदीप की आंखों से भी आंसू निकल आए। जज साहब ने पूछा, प्रदीप, क्या आपने सोनल की सारी बातें सुनी? जी हां, प्रदीप ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सी कठोरता थी। और आपको क्या लगता है? प्रदीप चुप रहा। सोनल ने हिम्मत करके कहा, कुछ तो बोलिए। प्रदीप की आवाज में दर्द था, पर कठोरता भी। मैं नहीं जानता क्या कहूं। जज साहब ने गौर किया कि प्रदीप के अंदर एक द्वंद्व चल रहा था। उनका दिल तो पिघल रहा था, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था। प्रदीप, जज साहब ने धीरे से कहा, क्या आप सच में सोनल से नफरत करते हैं? प्रदीप ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी। क्या आप इन 5 महीनों में खुश रहे, या पहले खुश थे? फिर भी खामोशी। सोनल रो रही थी। प्रदीप, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूं मैंने बहुत गलतियां की। प्रदीप ने आंखें बंद कर लीं। अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा था। जज साहब समझ गए कि प्रदीप में अभी एक झिझक है। उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। प्रदीप, जज साहब ने कहा, क्या आपके मोबाइल में आपकी शादी की या उसके बाद की आप दोनों की साथ की कोई तस्वीरें हैं? यह सवाल सुनकर सबको अजीब लगा। प्रदीप ने भी हैरानी से जज साहब को देखा। जी हैं, प्रदीप ने धीरे से कहा। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कोई एक तस्वीर जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? प्रदीप ने झिझकते हुए अपना फोन निकाला, गैलरी खोली और स्क्रॉल करने लगा। अचानक एक तस्वीर पर उनकी उंगली रुक गई। उनकी आंखें भर आईं। यह वाली। प्रदीप ने फोन जज साहब को दिखाया। जज साहब ने तस्वीर देखी। उसमें सोनल और प्रदीप एक अस्पताल के बाहर खड़े थे। सोनल के सिर पर पट्टी थी और प्रदीप उसे सहारा देकर खड़ा था। दोनों के चेहरों पर थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में प्यार झलक रहा था। यह किस दिन की तस्वीर है? जज साहब ने पूछा। प्रदीप की आवाज कांप गई।
वो तस्वीर को देखता रहा, जैसे उस दिन में वापस चला गया हो। यह शादी के 1 साल बाद की तस्वीर है, प्रदीप ने धीरे से कहना शुरू किया। उस दिन सोनल स्कूल से घर आ रही थी। रास्ते में एक बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। मुझे ऑफिस में फोन आया किसी अनजान नंबर से। उन्होंने कहा कि सोनल का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। उस पल मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। बताते हुए प्रदीप रोने लगा। जब मैंने उसे अस्पताल में देखा, उसके सिर से खून बह रहा था, जगह जगह चोटें लगी हुई थीं। मैं वहीं बैठ गया। मुझे लगा मैं उसे खो दूंगा। सोनल भी अब फफक पफक कर रो रही थी। उसे वो दिन याद आ गया। प्रदीप ने आगे कहा, डॉक्टर ने कहा कि चोट गहरी है, टांके लगाने होंगे। मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा भगवान से प्रार्थना करता रहा, बस उसे बचा लो, मुझसे कुछ भी ले लो, पर उसे मत छीनना। जब वो बाहर लाई गई तो बेहोश थी। मैं उसके पास बैठा रात भर जागता रहा। हर 2 मिनट में उनकी सांस चेक करता रहा, उसका हाथ पकड़े रहा, बार बार उनके माथे को चूमता रहा और कहता रहा, सोनू उठ जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कोर्ट रूम में कई लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसुओं के बीच प्रदीप मुस्कुरा पड़ा। सुबह जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने मुझे देखा और कहा, प्रदीप तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो ठीक हूं। मैंने उसे गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा, मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हारे बिना जीने के बारे में, तुम ही मेरी जिंदगी हो। अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले एक नर्स ने हमारी यह तस्वीर खींच ली थी। प्रदीप ने फोन को देखा। मैंने इस तस्वीर को अपने फोन की वॉलपेपर बना लिया था, क्योंकि यह तस्वीर मुझे याद दिलाती थी कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज प्यार है, पैसा या नौकरी नहीं। लेकिन बाद में प्रदीप की आवाज टूट गई। जब मेरी नौकरी गई तो मैं यह भूल गया कि हमारा असली धन तो हमारा प्यार था। मैंने अपने अहंकार को अपने प्यार पर हावी होने दिया। प्रदीप ने सोनल की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं और गालों पर आंसू बह रहे थे। सच कहूं जज साहब, मैं कभी सोनल को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाया। गलती मेरी भी थी। मैं अपनी असफलता का गुस्सा उस पर निकालता रहा। मैंने उसे समझने की कोशिश नहीं की। मेरे रवैये ने उसे मुझ पर शक करने को मजबूर कर दिया, और अपने अहंकार के चलते मैंने उसे सफाई देना जरूरी भी नहीं समझा और मान लिया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। बाद में चलकर गलती का एहसास मुझे भी हुआ, लेकिन शायद अहंकार की दीवारें भावनाओं से ऊंची हो चुकी थीं। मैंने कभी हिम्मत नहीं की सोनल से बात करने की, नई शुरुआत करने की। इन 5 महीनों में हर रोज सोनल की याद आती थी। हर रात मैं उसकी तस्वीरें देखता रहता था। कई बार मैंने उसे फोन करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर सोचता वो मुझसे बात करेगी भी। मुझे लगता कि मैं उसके लायक नहीं हूं। जब मां ने बताया कि वो घर आई थी तो मेरा दिल टूट गया। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर मिलता, पर मां ने सोचा कि वो मेरा भला कर रही हैं। सोनल और प्रदीप अब एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में प्यार था, माफी थी और एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। जज साहब ने अपना चश्मा उतारा और अपनी आंखें पोंछीं। फिर उन्होंने कहा, अच्छा हुआ कि तुम्हें समय रहते इस बात का एहसास हो गया। अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम दोनों को दूसरा मौका मिल रहा है। उन्होंने एक गहरी सांस ली, वरना अदालत में तो एक केस ऐसा भी आया था जिसमें पति 58 साल का था और पत्नी 56 साल की। तब कहीं जाकर पति को एहसास हुआ था कि वो अपनी पत्नी के साथ अपनी बची हुई उम्र गुजारना चाहता है। कोर्टरूम में सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। वो पति सिर्फ अपने काम को महत्व देता था। जज साहब ने कहना शुरू किया, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। उसकी पत्नी घर संभालती थी, बच्चों को पालती थी, लेकिन उस पति के पास कभी समय नहीं था। वो हमेशा कहता, मैं परिवार के लिए ही तो कमा रहा हूं, लेकिन उसकी पत्नी को पैसे नहीं, उसका समय चाहिए था। धीरे धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ती गईं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। झगड़े बढ़े तो उन्होंने तलाक ले लिया। तलाक के बाद वो पति अपने काम में और ज्यादा डूब गया। पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन घर जाता तो वहां सन्नाटा होता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। देखते देखते 25 साल बीत गए। वो पति अब 58 साल का हो गया था। एक दिन उसे हार्ट अटैक आया। अस्पताल में पड़ा पड़ा उसे एहसास हुआ कि मौत कितनी करीब है, और उस पल उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो बच्चे जो बड़े हो गए थे वो शायद ही कभी आते थे, लेकिन उसकी पत्नी, उसे याद आया कैसे वो हमेशा उसका ख्याल रखती थी। जज साहब की आवाज भारी हो गई। जब वो ठीक हुआ तो उसने अदालत में एक केस दायर किया।
उसने कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारना चाहता है। तब उसकी पत्नी भी 56 साल की हो चुकी थी। जज उनसे पूछा, 25 साल बाद? उस आदमी ने रोते हुए कहा, जज साहब, मुझे 25 साल लग गए यह समझने में कि जिंदगी में असली खुशी कहाँ है। काश मुझे पहले समझ आ जाती। उसकी पत्नी भी अदालत में आई थी। उसके चेहरे पर भी बुढ़ापे की लकीरें खिंच गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही प्यार था। उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया और तय किया कि अपनी बाकी जिंदगी साथ बिताएंगे। कोर्टरूम में सन्नाटा था। कई लोग रो रहे थे। जज साहब ने रुककर सोनल और प्रदीप को देखा। फिर उन्होंने कहा, मालूम है वो पति पत्नी कौन थे? सबने हैरानी से जज साहब को देखा। जज साहब की आंखें नम हो गईं। वो पति मैं था। पूरा कोर्टरूम स्तब्ध रह गया। सोनल और प्रदीप भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। जी हां, जज साहब ने कहा, मैंने और मेरी पत्नी ने 25 साल अलग रहने के बाद फिर से एक साथ रहना शुरू किया। अब हम 4 साल से साथ हैं और ये 4 साल हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत साल रहे हैं। हमने एक दूसरे को फिर से जानना सीखा, समझना सीखा। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं, जज साहब की आवाज कांप गई, कि काश मुझे 58 की उम्र में नहीं 33 की उम्र में ही यह समझ आ जाती, तो मैं अपनी पत्नी के साथ 25 साल और बिता पाता। वो साल जो हमने अलग अलग बर्बाद कर दिए। उन्होंने सोनल और प्रदीप को देखा। तुम दोनों भाग्यशाली हो, तुम्हें सिर्फ 5 महीने हुए हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों को समय रहते यह समझ आ गई। अभी तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है एक साथ बिताने के लिए। जज साहब ने एक गहरी सांस ली। कानून इंसानों ने बनाया है, लेकिन रिश्ते ऊपर वाला बनाता है। अदालत ने 5 महीने पहले एक कागज पर दस्तखत करके तुम्हें अलग किया था, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि तुम कभी अलग हुए ही नहीं। अपने अनुभव के आधार पर मैं तुम्हें दोबारा शादी करने की सलाह दूंगा। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती। तुम्हें मिला है, इसे गंवाना मत। हर पल को संजोना, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना और कभी भी अहंकार को प्यार पर हावी मत होने देना। यह कहकर जज साहब ने हथौड़ा मेज पर मारा। केस डिसमिस्ड। लेकिन जज साहब अपनी जगह से उठे नहीं। वो देखना चाहते थे कि आगे क्या होता है। सोनल और प्रदीप अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनके बीच की दूरी सिर्फ कुछ कदमों की थी। प्रदीप धीरे धीरे सोनल की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोनल के एकदम सामने आकर रुक गया। कुछ पलों के लिए वो बस एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में हजारों शिकायतें थीं, हजारों सवाल और बेशुमार प्यार। फिर प्रदीप ने बहुत धीरे से कहा, सोनू, मुझे माफ कर दो। मैं एक बहुत बुरा पति था। मैंने तुम्हें दुख दिया। सोनल ने ना में सिर हिलाया। नहीं, नहीं प्रदीप, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। मुझे तुम्हारा सहारा बनना चाहिए था। लेकिन मैंने तुम पर शक किया। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो। प्रदीप ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। सोनल ने कुछ पलों के लिए उस हाथ को देखा। फिर उसने अपना हाथ प्रदीप के हाथ में रख दिया। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को छुआ, उनके शरीर में जैसे एक करंट दौड़ गया। और फिर प्रदीप ने एक झटके में सोनल को अपनी तरफ खींच लिया। सोनल उनके सीने से टकरा गई और अगले ही पल प्रदीप ने उसे अपनी बाहों में कस लिया, बहुत मजबूती से, जैसे 5 महीनों का दर्द, 5 महीनों की तड़प, 5 महीनों का अकेलापन सब उस एक आलिंगन में समा गया। सोनल फूट फूट कर रो पड़ी। उसने प्रदीप के कुर्ते को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया और रोती रही। उसकी सिसकियां कोर्टरूम में गूंज रही थीं। प्रदीप भी रो रहा था। मैं तुम्हारे बिना मर जाता सोनू, प्रदीप ने उसके बालों को सहलाते हुए फुसफुसाया। हर रात मैं तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता था। मैं सो नहीं पाता था। तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गया था। तुम्हारी मुस्कान याद आती थी। मैं भी प्रदीप, मेरा भी यही हाल था। सोनल हिचकियां लेते हुए बोली। मुझे हर पल लगता था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, लेकिन तुमने एक बार भी। मुझे माफ कर दो सोनू। प्रदीप की आवाज टूट गई। मैं बहुत गुस्से में था, दर्द में था, खुद पर इतना गुस्सा था कि मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। लेकिन हर बार जब तुम्हारा नाम स्क्रीन पर आता था तो मेरा दिल फटने लगता था। प्रदीप ने सोनल को अपने से थोड़ा अलग किया। अपने दोनों हाथों से सोनल का चेहरा थामा और अंगूठों से सोनल के आंसू पोंछे। अब और नहीं रोना, उसने कहा। लेकिन खुद उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। पूरा कोर्टरूम रो रहा था। सब वकील, क्लर्क,
दर्शक, पुलिस वाले, जो पहले सोनल का मजाक उड़ा रहे थे, वो अब रूमाल से अपनी भीगी आंखें पोंछ रहे थे। कुछ महिलाएं अपने पतियों का हाथ पकड़े बैठी थीं। कुछ जोड़े एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे आज उन्हें अपने प्यार की कीमत समझ आ गई हो। प्रदीप ने उसका हाथ पकड़ा। चलो, घर चलते हैं। कहां? सोनल ने मासूमियत से पूछा। प्रदीप मुस्कुराया। अपने घर, कहते हुए वे दोनों हाथ में हाथ डाले कोर्टरूम से बाहर निकलने लगे। लेकिन पहले उन्होंने हाथ जोड़कर जज साहब का शुक्रिया अदा किया। उनके चेहरों पर आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक नई सुबह की मुस्कान भी थी। जज साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपना फोन निकाला और अपनी पत्नी का नंबर मिलाया। हेलो, हाँ, मैं कोर्ट से निकल रहा हूं, घर आ रहा हूं। और सुनो, खूबसूरत सी साड़ी पहनकर तैयार रहना, आज साथ में बाहर डिनर पर चलेंगे। नहीं, कोई खास बात नहीं, बस यूं ही तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताना है। कोर्ट के बाहर प्रदीप और सोनल रुके। प्रदीप ने सोनल का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, सोनू, मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी बात करना बंद नहीं करेंगे। लड़ेंगे भी, चिल्लाएंगे भी, लेकिन एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वादा? सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाई। प्रदीप ने भी अपनी छोटी उंगली जोड़ी। वादा, और उसका हाथ चूम लिया। सड़क पर लोग देखकर मुस्कुरा रहे थे। बिना किसी की परवाह किए वे हाथ में हाथ डालकर चल पड़े। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग का हो गया था। लेकिन उनकी जिंदगी में एक नई सुबह आ गई थी, एक नई शुरुआत, जहां प्यार था, समझदारी थी और सबसे बढ़कर हर हाल में एक दूसरे के साथ रहने का वादा था। तो दोस्तों, सोनल और प्रदीप ने अंत में जो फैसला लिया, क्या वो सही था? कमेंट करके जरूर बताएं। और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी घटनाएं या कोई अनुभव हुए हैं जिसे आप चाहते हैं कि हम कहानी के रूप में सबके सामने लाएं, तो आप हमें जरूर लिख भेजें। आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।